जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में जो समान हिंदी का पेपर होता है उसमें 150 नंबर का उसी पेपर की तैयारी मैं कंप्लीट करवा रहा था और उसी सीरीज का ये 5वां लेक्चर है और पत्र लेखन इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। पत्र लेखन हर बार 20 नंबर का पूछा जाता है और आप 20 में से तो 20 नंबर नहीं पा सकते, लेकिन हाँ 2-4 नंबर का तो अंतर आ ही जाता है। लेकिन एक अच्छी तैयारी जो होनी चाहिए पत्र लेखन की आप यहाँ से कर लेते हैं। पत्र लेखन के बाद गद्यांश पर हम चलेंगे। 2 गद्यांश होता है, उन दो गद्यांश के आधार पर 6 प्रश्न होते हैं और उन 6 प्रश्नों का आंसर उन गद्यांश के आधार पर ही देना होता है। आप ऐसा कर लेते हैं तो वहाँ पर वो 2 गद्यांश 60 नंबर के होते हैं, 20 नंबर ये 60-20-80 नंबर। आप 150 में से 50% या प्रतिशत से अधिक की तैयारी आपकी हो जाती है कुछ 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। अभी जो पत्र लेखन में पढ़ा रहा था उस पत्र लेखन में अब तक मैंने कार्यालयादेश, अधिसूचना, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र लेखन ये सब कंप्लीट करवा दिया है। जो बच रहा है वो परिपत्र है और तार लेखन है। जितना मैंने कंटेंट दिया है उसको अच्छे से करिए। जो प्रारूप मैंने बताया है इन पत्र लेखन के सभी जो सब टॉपिक के अंतर्गत आने वाली ये जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी, तार ये सब चीज़ें हैं, इनका आप प्रारूप रट लीजिए, प्रारूप माइंड में सेट कर लीजिए। बाकी आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। मतलब फिर जो विषय बना करके लिखने का जो एक इशू है लोगों के बीच या आप लोगों के में रहता है कि विषय को लिखना आप लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, वो हो जाएगा कि जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप विषय लिखने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम सबसे पहले परिपत्र को देखते हैं, फिर इसके बाद तार लेखन को देखेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पत्र लेखन। ठीक है। ओके चलिए। परिपत्र। ठीक है, एक मिनट। ये क्या था? सरकारी पत्र है और सरकारी पत्र के बाद प्रारूप, ये है परिपत्र। ठीक है। परिपत्र में शासकीय पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप है। सरकारी पत्र लेखन, शासकीय की जगह आप सरकारी बोल लीजिए। सरकारी पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें निर्णय, निर्देश, आदेश, सूचनाओं एवं शासकीय नीतियों को विषय बनाकर एक साथ कई विभागों में भेजा जाता है, उसे ही परिपत्र कहते हैं। परिपत्र एक तरीके से जो सरकारी पत्र है उससे मिलता जुलता है। मतलब जहां आप देख रहे थे कि सरकारी पत्र में एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाता था, उस विभाग के किसी विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भेजा जाता था। ठीक है, सरकारी पत्र में, और उसमें वो वही निर्णय, निर्देश, आदेश, सूचना, शासकीय नीतियों का विषय बना करके भेजा जाता था। लेकिन जब किसी एक विषय को ये महसूस किया जाता है कि उस विषय को किसी एक विभाग को ही भेजना नहीं है, उससे अधिक और विभागों को भी वही सेम विषय भेजा जाना है, तो वहाँ पर सरकारी पत्र का प्रयोग न होकर के परिपत्र का हो जाता है। प्रेषित भेजने वाला कोई एक होगा, सॉरी प्रेषक, प्रेषक होता है, भेजने वाला, हाँ प्रेषक भेजने वाला, प्रेषक जो है भेजने वाला एक होता है और प्रेषित प्राप्त करने वाला जब एक से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखने वाली जो बात है, यहाँ पर विषय समान होने चाहिए। विषय सब जगह सभी जो विभागों में भेजे जा रहे हैं वो एक होने चाहिए। यदि अलग अलग हैं तो सरकारी पत्र भेजना है तो, लेकिन विषय यदि समान है और जो भेजने वाला है एक है और प्राप्त करने वाले एक से अधिक हैं तो वहाँ पर परिपत्र का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। जब शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी विषय वस्तु, ठीक है, एवं प्रेषक एक हो, वही बात हुई कि जो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी कोई विषय वस्तु एवं प्रेषक भेजने वाला एक ही हो, मतलब विषय एक हो, भेजने वाला एक हो, लेकिन प्रेषित अनेक हो, प्राप्त करने वाले अनेक हो और अलग अलग हो, तो शासकीय पत्र ही, जो सरकारी पत्र है, वो परिपत्र का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, विशेषताएं देखिए। परिपत्र के साथ एक कागज नत्थी होता है। जो परिपत्र होगा उसके पीछे एक कागज नत्थी होगा और जिस पर प्रेषितियों के हस्ताक्षर कराकर अभिलेख के रूप में संरक्षित रख लिया जाता है। मतलब जिन जिन के पास ये भेजा जा रहा है उनके हस्ताक्षर करा करके संरक्षित रख लिया जाता है, इसलिए कि आपको ये जो परिपत्र है वो प्राप्त हो चुका है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो परिपत्र में था, जो विषय
था उस पर आप क्रियान्वयन करें, काम करें, वरना उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो और भी कई सारे ऐसे रीज़न होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि विशेषता में एक विशेषता ये कि एक नत्थी कागज नत्थी होता है और उस पर जो प्रेषित होते हैं उनके हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, शीर्ष सक्षम कार्यालय पद से उद्गमित होकर अनेक प्रेषितियों को भेजा या प्रेषित किया जाता है। जो परिपत्र में एक विशेषता ये होती है कि ये हमेशा सर्वोच्च से या मतलब एक तरीके से जो ऊपर के पद हैं या विभाग हैं उनके द्वारा भेजा जाता है, नीचे वाले जो विभाग होते हैं उनमें। लेकिन सरकारी पत्र में आप देख रहे थे कि वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ और समकक्षों के बीच में पत्राचार होता है। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखाऊं तो जो सरकारी पत्र था उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि ये वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ समकक्ष पदों के मध्य संचालित होता है, लेकिन परिपत्र में ये एक अंतर दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना शैली जो है सरकारी पत्र जैसे ही होती है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। मैंने ऊपर सरकारी पत्र को पढ़ाते ही समय बोला था कि अन्य पुरुष शैली क्या होती है। एक बार आप पीछे का लेक्चर आपने देखा है तो आपको याद होगा। आगे वाक्य रचना में भाषा शैली स्पष्ट और सरल होती है। विषय वस्तु का संयोजन सुव्यवस्थित होता है। अब महत्व पर आते हैं। महत्व क्या होता है? समान सूचनाओं को एक साथ कई विभागों को प्रेषित करने में हो जाता है, महत्व इसका है। सूचनाओं में एक रूपता होने से विसंगतियां उत्पन्न नहीं होती। भाई सही सी बात है कि एक ही विषय को कई विभागों में भेजना है, आप उसी विषय को बार बार या अलग अलग व्यक्ति लिख करके भेजेगा तो विसंगतियां आ सकती हैं। आपने बता दिया कि किसी विषय का मूल विषय यही है, ये जरूर जाना चाहिए। ठीक है, आपने ये बता दिया। अब मैं पत्र लिख रहा हूँ, आपने किसी और को जाकर के यही बोला कि ये मूल विषय होना चाहिए, एक पत्र लिखिए। हो सकता है मैं जो लिख रहा हूँ जो वो लिख रहा है, दोनों में अंतर आ जाए, कुछ तो अंतर आ ही जाएगा। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं जीएस का, बोलूं आप आंसर लिखो, वो दूसरा लिखे, तो दोनों के आंसर में अंतर रहेगा, अंतर तो रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा हो, उनका थोड़ा कम अच्छा हो ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सूचनाओं में एक रूपता होने से विसंगतियाँ उत्पन्न नहीं हो पाती, नहीं तो विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। श्रम, समय और संसाधन की बचत हो जाती है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अभिलेखी साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखा जाता है। आगे सरकारी पत्र एवं परिपत्र में अब अंतर समझ लीजिए, अंतर पूछ लेता है। सरकारी पत्र में प्रेषक एवं प्रेषिती एक होते हैं, जबकि परिपत्र में प्रेषक एक होता है किंतु प्रेषिती प्राप्त करने वाले अनेक होते हैं। सरकारी पत्र वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ एवं समकक्ष पदों के मध्य निर्गत होता है, जबकि परिपत्र सदैव उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को निर्गत होता है। ठीक है, सरकारी पत्र के आदेश निर्देश के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है, लेकिन परिपत्र का अनुपालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो जो मेन जो अंतर आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक ये अंतर दिख रहा होगा अनिवार्य वाला, एक ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी अंतर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने अलग से अंतर बता ही दिया है तो फिर क्या ही और खोजें इसमें। ठीक है, अब एक बार प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप कैसा होता है कि कभी कभी बोल देता है कि आप परिपत्र का प्रारूप तैयार करिए, तो परिपत्र का प्रारूप अपने माइंड में ध्यान रखिए, जैसे सरकारी पत्र का है लगभग वैसे ही है। प्रेषक, कॉमा लगाएंगे, नाम, पदनाम, शासकीय पता, पूर्ण विराम, सेवा में कॉमा लगाएंगे, ऐसे ही कॉमा जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें हेर फेर किए तो नंबर आपके कटेंगे। ठीक है, पूर्ण विराम जैसे बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि जब आप किसी एक सेवा में, अब देखिए प्रेषक भेजने वाला एक था लेकिन यहाँ प्राप्त करने वाले कई हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ पर जब भेजने वाला एक था तो लास्ट में पूर्ण विराम आपने लगाया था, तो एक का पूरा जब पता आप लिख लेंगे पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर दूसरे का लिख लेंगे तो फिर लगाएंगे, तीसरे का लिख लेंगे फिर लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुभाग लिखेंगे, फिर उसी के सीट पे स्थान, फिर कॉमा लगा करके दिनांक, फिर विषय, जिस विषय पर आपको परिपत्र लिखना है वो विषय यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि संदर्भ में परिपत्र, फिर उसी के सीधे में आप यहाँ महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, अब जो निर्देश हुआ हो, जो विषय हो विषय लिखिए और पूर्ण विराम लगाइए। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पैरा बहुत लंबा खींचने लगे तो यहाँ पर एक अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब दूसरा पैरा आप शुरू करेंगे तो आपको इसी सीधे में ही शुरू करना है, लेकिन 2 लिखना होगा। फिर इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर नीचे संलग्नक, जो संलग्न करना हो कि किसी विषय
पर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कोविड-19 बीमारी से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है और उस मृत्यु की छाया प्रति आप यहाँ संलग्न कर रहे हैं, तो वही चीज़ होता है। भौतिकी का मतलब होता है कि आपका शुभचिंतक, आपका मतलब एक जिसको भेजा जा रहा है उनके प्रति थोड़ा एक तरीके से सम्मान व्यक्त करने के लिए, या ठीक है, उसके लिए हो जाता है कि और इसके बाद हस्ताक्षर हो गया, फिर नाम हो गया, पदनाम हो गया। ठीक है, वही जो भेजने वाला है वो यहाँ पर उसके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम हो गए। वैसे भौदी नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वो वरिष्ठ अधिकारी है, नहीं भी करेगा तब भी चलेगा। अब आगे देखें तो ये हस्ताक्षर का मतलब सिर्फ इसलिए हो जाता है कि ये जो चीज़ें भेजी जा रही हैं, जो विषय भेजा जा रहा है, वो इसको प्रमाणित कर रहा है साइन करके कि भाई मैंने साइन कर दिया है, ये चीज़ें वाकई में सच हैं और इस पर जिनको भेजा जा रहा है वो इस चीज़ की गंभीरता को लें। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पृष्ठांकन और पत्रांक संख्या जरूर लिखनी है। फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसको प्रेषित और लगता है कि ये 3 लोगों के अलावा और लोगों के पास भी ये प्रतिलिपि जानी चाहिए इसकी, तो उनका यहाँ पर पता हो जाता है और उसे प्रमाणित कौन कर देता है, यही जो भेजने वाला है वो साइन करके नाम पदनाम के साथ इसे प्रमाणित कर देता है कि जो ये भेजी गई है मेरी आज्ञा से ही भेजी गई है, इसको ध्यान दो। ठीक है, चलिए अब परिपत्र का नमूना देखिए। मान लीजिए 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था परिपत्र पे, और वो प्रश्न क्या था पहले उसको देख लीजिए। प्रश्न था 2019 में कि परिपत्र क्या है, पूछ लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से, कौन भेजे, प्रमुख सचिव हैं आबासा कोई, और उनका जो विभाग का वो कौन सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, वो पूर्वी जिलों के बच्चों, अब पूर्वी जिले में किसी एक जिले का तो नाम लिखे नहीं है, कई जिलों, पूर्वी जिलों में कई जिले आ जाएंगे। पूर्वी जिले के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए। यहाँ ऐसा लग ही रहा है ना, भेजने वाला एक है लेकिन यहाँ प्राप्त करने वाले एक से अधिक होंगे, कोई एक जिले का अधिकारी नहीं होगा, वहाँ पर एक से अधिक जिले के अधिकारी होंगे। अब वहाँ पर कौन हो सकते हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, परिपत्र तैयार करना है, देखिए अब कैसे लिखा जाएगा इसको, एक मिनट। प्रेषक का खा गा, कोई नाम ऐसे ही डाल देना है आपको, आ बा सा का खा गा। फिर इसके बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, पूर्ण विराम लगा दिया आपने। यहीं पर इसके सीधे पे यहाँ पत्रांक संख्या आपने कुछ भी डाल दी, याद कर लीजिए। सेवा में किसे भेजा जाएगा, अब सचिव हैं पूर्वी जिले में, मस्तिष्क ज्वर की जो समस्या है उसके लिए किसको लिखेंगे, एक बार अपने माइंड से भी सोचिए कि किसको लिखा जाएगा। आप खुद से सोच सकते हैं कि हम उस जिले के जो समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको लिख दें, क्योंकि हर जिले में होता है, तो उनको अब ये स्वास्थ्य विभाग से है तो इनको न हम पहले रख दें या जिलाधिकारी को रख दें, किसी को भी क्रम में रख के लिख सकते हैं, लेकिन आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रख देंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश को रख दिया गया सचिव की तरफ से, और दूसरी तरफ पूर्वी जिले के समस्त जिलाधिकारी को भी रख दिया गया, क्योंकि जिलाधिकारी अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब उसको भेजना बहुत ज़रूरी है, जब उसके पास होगा तो और थोड़ा ठोस क्रियान्वयन होगा, जो भी आदेश होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर दो लोगों को भेजा जा रहा है, दो विभाग को भेजा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर स्थान का नाम, दिनांक हो गया, फिर वैसे ही जैसे पीछे मैंने बताया कि दिनांक को कैसे डालना है। फिर विषय में आप वही पूर्वी जिले के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के संदर्भ में महोदय, अब महोदय करके लिखा जा रहा है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मतलब सचिव जी कह रहे हैं कि यह मुझे निर्देश हुआ है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निश्चय किया है कि मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए सभी जिला एवं चिकित्सा अधिकारी जमीनी स्तर पर, मतलब आप खुद से सोचिए ना कि मुझे विषय में क्या बनाना है, सोचिए। मैंने ये सोचा कि एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अधिकारी को क्या निर्देश दिए जा सकते हैं, ये दिए जा सकते हैं कि आप भाई जाइए ग्राउंड लेवल पे उतरिए और देखिए कि उतर करके जिला चिकित्सा केंद्रों की पहले जांच करिए कि जो जिला चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, जिला चिकित्सा केंद्रों की जांच कर आवश्यक दवाइयों, मशीनी उपकरणों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, ये देखें। ठीक है, किसी का फ़ोन आ रहा था इसलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ,
बाद में कॉल को देखूंगा मैं, अभी ये पहले कंप्लीट करता हूँ मैं। तो ठीक है, सुनिश्चित करें। फिर इसके बाद मैंने कहा था ना कि जब पैरा लंबा होने लगे तो आप दूसरा शुरू करिए, और लेकिन यहाँ पर एक अंडरस्टूड होता है लेकिन दूसरा लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद आप लिखिए, एवं साथ ही मस्तिष्क ज्वर को रोकने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता प्रसार का कार्य करें एवं इस संबंध में की जाने वाली समस्त कार्रवाई का ब्यौरा मंत्रालय को भेजते रहें। ये हो गया। फिर इसके बाद संलग्नक में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित कुछ बच्चों के संबंधित दस्तावेज हो गए। फिर इसके बाद भौतिक हस्ताक्षर काखागा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग, मतलब इनके द्वारा ये चीज़ें प्रमाणित हो गई हैं। फिर इसके बाद पत्रांक पृष्ठांक, ये कुछ संख्या हो गई। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना थे आवश्यक कार्यवाही होते प्रेषित, इनको प्रेषित की गई। इसके बाद यहाँ पर आज्ञा से हस्ताक्षर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन, प्रमाणित किया गया कि हाँ ये मेरी आज्ञा से ही भेजा गया है। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं तार लेखन पे। तार लेखन को देखिए क्या होता है। तार लेखन अब नहीं पूछा जाता, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कभी कि भाई तार लेखन क्या होता है, जरा बताओ, तो जानना जरूरी है। तार लेखन अल्प शब्दों यानी कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को तार कहते हैं। पूर्व में तार भेजने की भाषा अंग्रेजी थी, किंतु बाद में हिंदी में भी इसका प्रचलन हो गया, क्योंकि अंग्रेजी तार की तुलना में देवनागरी तार पर कम खर्चा आता था। कैसे, क्यों कम खर्चा आता था? इसलिए आता था कि मान लीजिए कि हिंदी में लिख दिया गया काम पूरा हुआ, अब इंग्लिश में द वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड, अब इतना लंबा हो गया ये, ठीक है। किसी शुद्ध वाक्य के साथ भेजने के लिए ये कितने इसमें मतलब लेटर यूज हुए हैं, हर एक अक्षर और लेटर पर पैसे लगते थे। अब दूसरा, यहाँ तुम यहाँ आओ, अब मैंने ता हो गया, ऊ हो गया, और माँ हो गया, या यहाँ हो गया, हा हो गया, और ये मात्रा यहाँ आ हो गया, ओ हो गया। तो आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर यू कम हियर, वाई ओ यू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो मतलब एक तरीके से जो लेटर और अक्षर होते थे उन पर पैसे लगते थे। तो अंग्रेजी तार की तुलना में देवनागरी तार का खर्चा कम आता था, तो बाद में हिंदी में या देवनागरी में लिखे जाने लगे। किसी कार्य की अतिशीघ्रता की स्थिति में इसका प्रयोग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला साधारण होता है, दूसरा द्रुत होता है। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है। देखिए, किसी कार्य को अतिशीघ्रता की स्थिति में इसका प्रयोग होता है। अतिशीघ्रता की स्थिति में मतलब ये समझिए कि इसमें क्या होता है कि जो भेजने वाला है वो ऑपरेटर के पास जाता था, और वो टेलीग्राफ पे क्या करता था कि तार टेलीग्राफ पर जैसे कि मान लीजिए कि ए को सांकेतिक भाषा में, कोड भाषा में ऐसे पॉइंट होता था, बी को ऐसे 2 डॉट डॉट होते थे, मतलब 2 डॉट को बी मान लिया जाता था और पॉइंट को ए मान लिया जाता था। एक यहाँ पर बैठे ऑपरेटर ने टेलीग्राफ से दूसरे दूर बैठे जो ऑपरेटर हों उनको भेजा। इसमें क्या होता था कि जब की को दबाते थे या उसमें टेलीग्राफ में ये चीज़ें टाइप की जाती थी या की जाती थी, तो एक बिजली के माध्यम से, तार के माध्यम से उस रफ्तार से वो कोड जाता था दूसरे दूर बैठे ऑपरेटर के पास। वो ऑपरेटर उस कोड को देखता था, उसका डिकोड कर देता था कि इस पॉइंट का मतलब ये होता है। वो ए लिख करके जो भी एक अक्षर तैयार करके बनाता था कि ये सूचना है, और तुरंत वो सूचना जिसको जानी होती थी वहाँ पहुँच जाती थी, उनके पास तीव्र गति से पहुँच जाती थी। नोट 11 फरवरी 1885 से प्रदान की जाने वाली सुविधा, ये 1885 से भारत में प्रदान की जाने वाली ये सुविधा 14 जुलाई 2013 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न देख लेते हैं, वैसे कभी पूछेगा नहीं लेकिन आप जानकारी के लिए रख सकते हैं कि कैसा होता था प्रारूप। उत्तरकाशी जनपद में आए आकस्मिक भूकंप की सूचना भेजते हुए प्रदेश शासन में राहत आयुक्त से तत्काल सहायता भेजने के लिए जिलाधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले तार का आलेख प्रस्तुत करें। ठीक है, यहाँ पर उत्तर काशी जनपद में आकस्मिक भूकंप आया है, इसकी सूचना भेजते हुए शासन में राहत आयुक्त से तत्काल सहायता भेजने के लिए जिलाधिकारी की ओर से एक तार लिखा जाएगा। यहाँ पर वही राज्य आयुक्त राहत उत्तराखंड शासन गढ़वाल मंडल, फिर तार हो गया, दुतग्रामी हो गया, और यहाँ पर लिखा जा रहा है उत्तरकाशी में आकस्मिक भीषण भूकंप, व्यापक जनधन की हानि, मलबे में फंसे लोगों को तत्काल बाहर निकालने एवं सहायता पहुंचाने के लिए विशेष कोष से राहत तत्काल मुहैया कराई जाए। बस इतना भेज दिया गया। जिलाधिकारी उत्तरकाशी लिख दिया गया, जिलाधिकारी और जनपद उत्तरकाशी।
ठीक है, किसको भेजा गया ये, तो ये इतनी कुछ चीज़ें भेजी जाती हैं तार के माध्यम से। लेकिन इसके नीचे के लिए जो हैं, जैसे तार के लिए नहीं है, उत्तरकाशी दिनांक ये हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। कार्यालय अधिकारी उत्तरकाशी, प्रतिलिपि डाक द्वारा उक्त तार की पुष्टि हेतु जिसको प्रेषित की जा रही हैं, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें तार में नहीं भेजी जाती, इसको कार्यालय में रख लिया जाता है एक मतलब कागजी कार्यवाही के लिए कि ये सब चीज़ें भी हुई थी, और इसको एक अभिलेख, या अभिलेख कह रहा हूँ कि एक तरीके से संरक्षित रख लिया जाता है कुल मिलाकर के, कि जो एक भेजने का ढंग है उसका पालन किया गया है, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भेज दी गई हैं, प्रेषक और प्रेषिती का नाम हो गया है, और जिस विषय को भेजा जाना जरूरी था वो विषय भेज दिया गया। ठीक है, इस तरीके से आपका देखा जाए तो जो पत्र लेखन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद गद्यांश वाला पोर्शन है उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 गद्यांश के 20 पर जो 6 प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल करना चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप 60 नंबर में से अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकें। 20 नंबर की तैयारी हो चुकी है, 60 20 80। इसके बाद बचेंगे कितने, 70 नंबर और आपके बचेंगे, उसको भी ऐसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप लोग कमेंट लाइक शेयर करते रहिए।